आप लोग। तो आज हम राहुल पातवा के साथ हैं और ये इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। आईआईटी से इन्होंने पीएचडी की है और अब एज अ सीनियर रिसर्चर चेक रिपब्लिक में ये जॉब कर रहे हैं। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई बंदा अगर पीएचडी करे तो वो यूनिवर्सिटी से करे या कोई रिसर्च सेंटर से करे। इनके पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, यूनिवर्सिटी का भी और अब रिसर्च सेंटर का भी। तो हम इनसे प्रोज एंड कॉन्स पूछते हैं कि क्या डिफरेंसेस और क्या इनका एक्सपीरियंस कहता है। तो बताएं। तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। नया चैनल है लेकिन धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू। और ये आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है कि यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर का, ये एक तो मेरा ये मानना है डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन। क्योंकि अगर मान लीजिए मेनली तो ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट कितने ज़्यादा अमाउंट का मिला है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है तो यूनिवर्सिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एज अ लेमैन या फर्स्ट एक्सपीरियंस पर्सन को पूछेंगे तो विदाउट डाउट किसी भी रिसर्च सेंटर में पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना और एज अ जॉब करना वो मच बेटर है। क्योंकि रिसर्च सेंटर्स जो बने होते हैं वो एक तो पर्टिकुलर फील्ड ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे आप मेरा केस ले लीजिए, मैंने अपनी पीएचडी करी है पॉलीमर्स पे। अब इस सेंटर का नाम है सीपीएस, सेंटर फॉर पॉलीमर सिस्टम्स। ये पॉलीमर्स से लेके ए टू जेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके पास हैं। तो इस बिल्डिंग जो कि 4 फ्लोर्स की है, इस पे 0 से लेके जेड तक सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप एक पॉइंट तो ये बता रहे हैं कि रिसर्च सेंटर का ये बेनिफिट है। पहले तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि रिसर्च सेंटर इज़ एट एनी कॉस्ट बेटर, और सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो यूनिवर्सिटी में शायद ड्यू टू लिमिटेड बजट अवेलेबल ना हो। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मैंने फील करी है। क्या होता है कि वहाँ पे कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स के अंडर पर्टिकुलर लैब्स हैं। अब सपोज़ करिए पीएचडी एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़रूर होती है, लेकिन पीएचडी एक बहुत वाइड एस्पेक्ट होता है। तो आपको हर दिन हर टाइम कुछ नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। तो बंदा जो है इधर से उधर भागता रहता है, इस प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, उस प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, और ये भी टाइम आता है कि इन दोनों प्रोफेसर्स की नहीं बनती आपस में। तो आप फिर से अटक जाते हैं। मतलब कोलैबोरेशन नहीं करनी हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना था सिंपल। तो उन दोनों की नहीं बनती थी, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम। तो मैंने फिर अपने किसी फ्रेंड से बोला, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन अ नटशेल देखें, एक रिसर्च सेंटर में कोई किसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, सबके पूरे इंस्ट्रूमेंट्स कोलैबोरेटिव होते हैं, एक जगह रखे होते हैं, तो ये मच बेटर रहता है। सही हो गया। और इसके अलावा टीचिंग भी रिसर्च सेंटर में अवेलेबल होती है, मतलब स्टूडेंट्स को टीचिंग भी करनी पड़ती है। ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जो मैं समझ रहा हूँ, वो ये है कि यूनिवर्सिटी में तो ऑब्वियसली आपको एक मान लेते हैं वो लोग कि आपको टीचिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन रिसर्च सेंटर में ये लोग आपको इनिशियल ईयर्स में आपको जो लेते हैं वो ये मानते हैं कि आप पहले अपना रिसर्च आउटपुट दिखाइए, 3-4 आप अपने पहले खुद इस्टेब्लिश हो जाइए अपनी रिसर्च को लेके। अगर आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं फिर ये आपसे, क्योंकि यहाँ पे यूरोप में जैसा है कि रिसर्च सेंटर 2 टाइप के हैं। एक रिसर्च सेंटर तो है जिनका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ रिसर्च सेंटर जैसे कि ये रिसर्च सेंटर है, ये आता है थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल रिसर्च सेंटर है। लेकिन इसमें जो लोग पूरे काम करते हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको इन्होंने ऑप्शन दिया, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो हमें बताएं, अगर आप नहीं करना चाहते तो हमें मतलब आप सिर्फ रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ रिसर्च कंटिन्यू की है और मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द माई करियर आई वॉन्ट टू टीच, बट राइट नाउ आई एम वेरी फोकस्ड ऑन रिसर्च। तो मैं यहाँ पे सिर्फ होल एंड सोल रिसर्च कर रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी के केस में तो वो ज़बरदस्ती आप पे डालते हैं कि आपको करना ही पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वो आप पे चाहे पीएचडी नए हैं, चाहे आप एमटेक भी करके आए हैं, अगर एमएससी भी करके आए हैं, तो आपको एक ना एक कोर्स, आधा कोर्स मटेरियल बनाने को यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई केस रहता है कि वो चाहते हैं आपसे आप कोई ना कोई सब्जेक्ट्स में हेल्प करें, कुछ ना कुछ वो चाहते हैं। जबकि अगर आप रिसर्च सेंटर में तो वो बिल्कुल फुली फोकस होते हैं ऑन रिसर्च विदाउट डाउट। और इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट्स की क्या सिचुएशन होती है यूनिवर्सिटी में, तो एक स्पेसिफिक होगा, इधर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह का भी कुछ है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर सिर्फ प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप पूछ रहे हो तो वो है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का नाम कितना बड़ा है, रिसर्च सेंटर का नाम कितना बड़ा है। अब मैं पाकिस्तान का तो नहीं जानता, लेकिन इंडिया में आईआईटीज़ का नाम बहुत बड़ा है। अब आईआईटीज़ के नाम से अगर कोई भी प्रोजेक्ट जा रहा है और उसमें अगर दम है थोड़ा सा भी, तो ईजिली फंडिंग मिल जाएगी।
ठीक तो इसलिए कुछ लोग जो ऐसे हैं वो हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना कर रहे हो कि भाई क्या कमी है यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन वहाँ भी ऐसा है कि कुछ रिसर्च सेंटर हैं जैसे NCL पुणे हो गया और जितनी भी CSIR लेबोरेटरीज हैं इंडिया में, तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स भी बहुत इजीली एक्सेप्टेड होते हैं। तो आपके भी उधर ऐसा होता होगा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ रिसर्च सेंटर्स हैं। तो रिसर्च सेंटर्स का एक ऐसा रहता है कि अगर उनका प्रोजेक्ट मिला है तो उनको क्लियर, क्योंकि उनके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी उसमें बहुत क्लियर कट होते हैं, उसमें कोई यूनिवर्सिटी जैसा मिक्सचर नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वो लोग बहुत ज़्यादा उसको लास्ट में ऐड करते हैं, सोसाइटी बेनिफिट्स एंड ऑल। रिसर्च सेंटर्स में ऐसा सोसाइटी बेनिफिट्स नहीं होता है, वो लास्ट में सीधे इंक्लूड करते हैं कि ये इंडस्ट्री में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, उनको बस एफिकेसी दिखानी होती है, ना कि यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। और इसके अलावा इधर एज अ रिसर्च सेंटर इनको तो कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, मतलब आप एक अपनी PhD कर रहे हैं या अपना एक काम तो कर रहे हैं, आपको 7 सेपरेट प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, आपको ये बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मेरे ग्रुप के अंदर जो PhD स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी अभी कोई मेरे मेंटर हैं, उनके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आया है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो खुद तो काम करेंगे नहीं, तो वो अपने जूनियर्स को देंगे, जैसे कि जस्ट उनके जूनियर मैं हूँ। तो अब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं उस काम को खुद करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली सिर्फ प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर जॉब में मुझे रखा जाएगा और उसका जो भी इंडस्ट्री देने वाली है वो मुझे उसका अपार्ट फ्रॉम माय इनकम, माय रेगुलर सैलरी, मुझे उस प्रोजेक्ट का पार्ट मिलेगा। और वही अगर काम थोड़ा बड़ा है तो मैं PhD स्टूडेंट्स को जो इनका उनका नॉर्मल स्टाइपेंड मिलता है उसके अलावा उनको एज अ रेगुलर एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जितना उस इंडस्ट्री ने जॉब दिया है। तो एज अ आपको एम्प्लॉय का वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता बिल्कुल, है। ये यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ऐसा नहीं तो ये होता आपकी CV को भी स्ट्रॉन्ग करता है बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बेनिफिट भी बिल्कुल, है, जो कि ये यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में बहुत कम होता है ऐसा, मतलब लगभग नहीं होता है ऐसा। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है और क्या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? या हाँ, डिसएडवांटेज इसका एक ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्टीमेटली अपने वतन वापस जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं टीचिंग करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान हर जगह ऐसा ही है कि एक इंसान चाहता है कि वो वापस जाए अपनी कंट्री में, किसी रिसर्च यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोफेसर इस्टेब्लिश हो। तो उसको जो एक स्टार्टिंग में इनिशियली अपना टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाना चाहता है वो रिसर्च सेंटर्स में नहीं हो पाता। तो लेकिन वो इसको मैं उससे काउंटर अटैक कर सकता हूँ कि ये यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ की सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स में सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी है, और आप 3 से 4 साल अपना यहाँ पे काम करें, लास्ट के 1 साल में भी अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं अपना, तो वो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं रहता, वो लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने 3 साल टीचिंग नहीं करी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी जॉब में आप जाते हैं जब टीचिंग के, तो 2 चीज़ देखते हैं, हल्का सा भी टीचिंग एक्सपीरियंस और एट द लास्ट आपके रिसर्च पेपर्स आपके सिर्फ रिसर्च सेंटर में ही अच्छे से निकल सकते हैं जो कि वो चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में बंदे के पास तो एक स्पेसिफिक होता है, रिसर्च में ये है कि रिसर्च सेंटर में आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि आपने टीचिंग नहीं साथ करनी, तो आप रिसर्च पेपर्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और सेकेंडली मैंने खुद भी ये फील किया है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में और रिसर्च सेंटर में आपके पास एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स नहीं भी हैं, बेसिक आप जिस प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं, दोनों जगहों पे अगर सेम प्रोजेक्ट भी है पर सैलरी जो है वो रिसर्च सेंटर में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। इसके अलावा जब आप PhD ख़त्म करते हैं या अपने यहाँ पे कोई भी, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में तो ये होता है कि आगे कई दफ़ा पोस्ट डॉक या आगे उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं। आपको प्रॉब्लम ये आता है कि PhD ख़त्म हुई, अब आपको बाहर जॉब ढूंढनी पड़ेगी इंडस्ट्री में, या आप टारगेट कर रहे होते हैं कहीं और मूव करें। तो यहाँ पे आपके पास कोई बेनिफिट क्या आपको फील होता है कि ये एक स्टेप है लाइक स्टेयर्स के, आप यहीं पे आगे प्रमोट हो सकते हैं, क्या होता है? ये इसका आंसर थोड़ा सा ये रहेगा कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो जस्ट एक यूरोप में घूमने के हिसाब से आए थे, PhD भले ही उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटी से कर ली, उन्होंने उसको एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया, उनका मेन टारगेट था कि हमको यूरोप आना है, यूरोप आके वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी रिसर्च सेंटर में लग गए, लेकिन अब वो उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना थोड़ी ढिलाई दिखा दी है और वो थोड़े से काम उस स्पीड से नहीं करे, क्योंकि ये बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं। इन्होंने आपको स्टार्टिंग में जब आपको पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये आपको टारगेट सेट कर देते हैं कि आपको इतना काम करके दिखाना है, इतने पेपर्स निकालने हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आगे फ्यूचर कैसे ये करते हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं। ये एक बार अगर आप यहाँ आ गए, और इनके बहुत छोटे टारगेट सेट करते हैं, ऐसा नहीं कि वही अनएक्सेप्टेबल टारगेट सेट कर दिए हैं, क्योंकि ये यूरोप में जो लोग हैं, जो मैंने यहाँ पे आके फील किया है, यहाँ के लोगों का बहुत सिंपल है, ये लोग सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं,
ये आते हैं सुबह और अपने 3 बजे लोग घर चले जाते हैं। और ये लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने 8 घंटे पूरे दीजिए, इनफैक्ट 8 घंटे से भी ज़्यादा दीजिए। और हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग पहले जो मैं IIT में था, मैं बहुत लंबे टाइम तक अपने लैब में दिया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ईजी हो गया है। तो मैं अपना आराम से यहाँ पे 9 से 10 घंटे देता हूँ, और उसमें मैं बहुत ही फैमिली को भी अपना टाइम दे पाता हूँ, बल्कि मैं जो PhD में अपना टाइम दे पाता था उससे ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। तो मैं अपने यहाँ पे टारगेट्स इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ, और इसको मैं एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करके और वापस अपने इंडिया जाना चाहता हूँ, और उसको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैंने इस अपना रिसर्चर काम कर लिया है, और अब मुझे बहुत ईजी हो जाता है एज अ प्रोफेसर अप्लाई करना, लेक्चरशिप अप्लाई करना IITs में। एंड लेट मी ऐड टू इट, एक और बेनिफिट भी है कि रिसर्च सेंटर में आपने PhD की, तो अब आपका एक सेटिंग बनी हुई है। 4 साल से आपने इधर एक काम किया, आपके ग्रुप में भी एक कोलैबोरेशन चल रही है, सब आपको जानते हैं, आपका एक हाथ सेट हो चुका है, आपको लैब्स में काम का एक सिचुएशन समझ आ चुकी है। तो अब ये होता है कि आप जैसे PhD ख़त्म करते हैं, आप पोस्ट डॉक में मूव कर जाते हैं, फिर आप 3 साल तकरीबन पोस्ट डॉक करते हैं, और उसके बाद आप सीनियर रिसर्चर बन जाते हैं। तो सीनियर रिसर्चर के साथ आप फिर सुपरवाइज़र बन जाते हैं। तो आपकी एक टीम होती है आपके अंडर जो वो काम कर रही होती है, जो कि ये चीज़ जो है मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं देखी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में PhD इज़ द लास्ट पोजीशन। उसके बाद जो जितने भी प्रोफेसर्स या सुपरवाइजर्स लगे हुए होते हैं, उन्होंने यूजुअली दूसरी कहीं और से एजुकेशन हासिल की होती है, उसके बाद वो अपॉइंट हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक चेन में जो है ऊपर प्रमोट होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही चला। अच्छा, ये एक और चीज़ बताएं कि आपका इंडिया से IITs में आप वहाँ पे PhD कर रहे थे, तो आपका यहाँ पे चेक रिपब्लिक में आने का प्लान कैसे बना? ये कैसे आपका एक माइंड बना, और आपने क्या कैसे सर्च किया, या क्या उसका डिटेल्स क्या हैं? इसकी एक बहुत ही आपको मतलब हो सकता है फ़नी लगे, लेकिन ये बहुत ही, मैं एक दिन गुवाहाटी में ऐसे घूम रहा था, तो मैंने देखा बाटा का शोरूम। तो मेरे को आज तक बचपन से लेकर अभी तक यही पता था कि ये एक इंडियन कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, बाटा की। मेरे सब ग्रैंडफादर वगैरह सब बाटा शूज़, मैंने स्कूल में बाटा शूज़ पहने हैं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं एक बार वापस अपने ऑफिस गया और मैंने देखा, सर्च किया, तो बाटा का नाम डालते ही मुझे 2 चीज़ दिखी। एक तो बाटा शूज़ दिखे, और उसके बाद मुझे थॉमस बाटा यूनिवर्सिटी दिखी। अब वो थी चेक रिपब्लिक में। तो मैंने बोला कि ओ, इंडिया ने चेक रिपब्लिक में यूनिवर्सिटी खोली हुई है। फिर जब मैं उसकी डिटेल में गया, तो मुझे थोड़ा और स्टडी किया, तो मैं अपने आप को गलत प्रूव हुआ, और ये पता चला कि वो एक चेक कंपनी है, और उसका ओरिजिन ज़िलीन, एक जो कि बहुत छोटी सिटी है चेक रिपब्लिक में। तो आप अगर बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तो ये सारे जो हाउसेज़ आपको दिख रहे हैं, ये स्पेशल हाउसेज़ हैं। ज़िलीन की पहचान है, जो कि बाटा हाउसेज़ है इनका नाम। अब उस बाटा ने, जो कि इस कंपनी के फाउंडर में थे वो थे थॉमस बाटा। थॉमस बाटा ने क्या किया कि उन्होंने इस कंपनी को जब इस्टेब्लिश किया, इसमें अराउंड 2000-3000 एम्प्लॉइज़ थे। ये बात है अराउंड अर्ली 1900 में, बिफोर वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम बहुत ही आगे थी चेक रिपब्लिक, क्योंकि सारी जो आप कार्स की कंपनीज देखते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब था। तो उस बंदे ने क्या किया, बड़े से बड़ा एम्प्लॉय और छोटे से छोटा एम्प्लॉय सबको सेम साइज़ के मकान दिए, और उनकी फैमिली लाइफ को इतना इम्प्रूव कर दिया कि वो कंपनी से बहुत खुश थे, और वो अपनी परफॉर्मेंस दुगनी तिगुनी देते थे। और इस कंपनी ने, आप जब अपने स्टडी करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, इसने ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया। ये आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जब इसमें सोवियत यूनियन ने अटैक्स करने शुरू करिए, तब ये दे फ्लेड टू कनाडा। तो फिर थोड़ा सा बाटा कंपनी स्लो हो गई। नहीं तो ये जो आप वुडलैंड वगैरह और नाइकी, रीबॉक देखते हैं, ये आई डोंट थिंक ये अभी एग्जिस्ट करते अगर सेम सिचुएशन होती बाटा की। अब अभी हम लोग इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ मैं, और मैं आई कैन अश्योर यू, ये बहुत ही बड़े लेवल पे शू रिसर्च पे काम कर रही है। इनफैक्ट हमारा इंस्टीट्यूट जो CPS है, बहुत ही बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो आई थिंक ये नियर फ्यूचर आप वापस से बाटा कंपनी को इमरजेंस देखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में। और इस यूनिवर्सिटी की एक स्पेशलिटी भी है कि ये फुटवेयर इंजीनियरिंग में जो है ये स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। ये फुटवेयर इंजीनियरिंग में, और इनफैक्ट इस सेंटर में जहाँ हम अभी बात कर रहे हैं, करंटली अराउंड 100 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं शूज़ के ऊपर, और सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको 2 छोटे प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली हैं। एक तो यहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जबकि शूज़ के ऊपर जो हम नॉर्मल रनिंग करेंगे, तो शू एक अपने आप एनर्जी बनाएगा, और आपके मोबाइल्स चार्ज हो पाएंगे ये सोल से। और सेकंड जो बना रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम शूज़ में मैग्नेटिक पार्टिकल्स डाल के उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, हम वो शूज़ बना रहे हैं जो कि डायबिटिक पीपल को हेल्प करेंगे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर, ये सब जो आप बता रहे हैं, ओबेसिटी, ये बहुत ही 2 यहाँ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं। लेकिन इनफैक्ट अभी आई होप द बेस्ट कि ये बहुत आगे तक जाएंगे।
सो आई गेस दिस इज़ अ गुड रीज़न कि यहाँ पे आना चाहिए। और अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैंने अदर वीडियोस आप देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि कैसे आप चेक रिपब्लिक आ सकते हैं, फ्री एजुकेशन कैसे आप चेक रिपब्लिक में ले सकते हैं, और सारा एप्लीकेशन प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस जो है वो आपको मेरी दूसरी वीडियोस में मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी आई थिंक कि व्यूअर्स को और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि उन्हें फ़ॉरेन में, यूरोप में या चेक रिपब्लिक में कहीं पे भी आना है और उनको एक गाइडेंस चाहिए कि वो कैसे जो है प्लान करें या यूनिवर्सिटी को प्लान करें, रिसर्च सेंटर को प्लान करें, तो आई होप कि उनको काफ़ी वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू सर। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, टिल देन बाय बाय। बाय।